प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार किए साझा। सूर्योपासना के छठ पर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सूर्योपासना की परंपरा को भारत की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति से जोड़ते हुए देशवासियों से सौर ऊर्जा अभियान को जन आंदोलन में बदलने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने हाल ही में स्वदेशी रॉकेट द्वारा एक साथ छोड़े गए 36 उपग्रहों को बताया अंतरिक्ष क्षेत्र में महान उपलब्धि। कहा, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र और युवाओं के आगे आने से आ रही है नई क्रांति। प्रधानमंत्री आज गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना की परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री के प्रमुख उद्योगपतियों से भी होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में युवा लिखेंगे नई गाथा। जम्मू कश्मीर रोजगार मेले में पीएम ने दिया वीडियो संदेश। कहा, युवाओं को अगले कुछ सालों में सौंपे जाएंगे 10 लाख नियुक्ति पत्र। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी। भाजपा के 32 स्टार प्रचारक सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से जनसभाओं के साथ अपना विजय संकल्प अभियान करेंगे शुरू। अन्य पार्टियों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। नाम वापसी के बाद 413 उम्मीदवार मैदान में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 151। राष्ट्रपति ने घटना की जांच के दिए आदेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताया शोक। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पर्थ में होगी भिड़ंत। विजेता टीम अंतिम 4 के लिए अपनी दावेदारी को करेगी और भी मजबूत। और देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है सूर्य उपासना का महापर्व छठ। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन श्रद्धालु आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य करेंगे अर्पित। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों को सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी। पीएम ने भारतीय संस्कृति में सूर्य के महत्व को उजागर करते हुए सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने सूर्य उपासना के त्योहार छठ पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारी संस्कृति में सूर्य के महत्व को रेखांकित करता है। साथ ही यह पर्व स्वच्छता के साथ प्रकृति के साथ जुड़ने का भी संदेश देता है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे तो याद है, पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब करीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं। यानी भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति में सूर्य के महत्व को बताते हुए छठ पूजा और सौर ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदमों को एक ही परंपरा का हिस्सा निरूपित किया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा आज भारत के गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों का कायाकल्प कर रही है। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया
अपना भविष्य देख रही है। और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने पीएम कुसुम योजना का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसके तहत लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करते हैं और उस बिजली को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने तमिलनाडु के कांचीपुरम के किसान थिरु के एलिझन और राजस्थान के भरतपुर के किसान कमल मीणा के उदाहरणों से बताया कि सौर ऊर्जा से समाज का कायाकल्प हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के पहले सौर ग्राम गुजरात के मोढेरा का भी उल्लेख किया, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा के प्रयोग का अनुपम उदाहरण पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस गांव के 2 निवासियों विपिन भाई एवं वर्षा बेन से फोन पर बात भी की और उनके अनुभव साझा किए। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सूर्य ग्राम गुजरात के मोढेरा की खूब चर्चा सुनी होगी। मोढेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। ये होता देख अब देश के बहुत से गांवों के लोग मुझे चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्य ग्रामों का निर्माण बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा और इसकी शुरुआत मोढेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं। भारत की संस्कृति में सूर्य के महत्व को प्रधानमंत्री ने हमारे पूर्वजों की प्रकृति और पर्यावरण की गहरी समझ के साथ जोड़ा। उन्होंने सौर ऊर्जा के कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन में बदलने का लोगों से आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साथ ही मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश के युवाओं की क्षमताओं की बदौलत अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भारत नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज ये युवा अपनी प्रतिभा और उत्साह के बल पर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मन की बात में अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को देश के युवाओं की क्षमताओं का प्रतीक बताया। इस संदर्भ में उन्होंने हाल ही में भारत के एक साथ 36 उपग्रहों के अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने की उपलब्धि का जिक्र किया। अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। इस लॉन्चिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इसकी मदद से बेहद दूर दराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे। देश जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचता जाता है, ये इसका भी एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को याद दिलाया कि एक समय था जब विकसित देशों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, लेकिन भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया और आज अंतरिक्ष और व्यावसायिक उपग्रह छोड़ने के मामले में भारत विकसित देशों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह निर्माण में निजी क्षेत्र की कंपनियों के आने से भारत की युवा शक्ति में नए उत्साह का संचार कर दिया है। जब स्टूडेंट्स की बात आए, युवा शक्ति की बात आए, नेतृत्व शक्ति की बात आए, तो हमारे मन में घिसी पीटी पुरानी बहुत सारी धारणाएं घर कर गई है। कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट पावर की बात होती है
तो इसको छात्र संघ चुनावों से जोड़कर उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे, जब भारत शताब्दी मनाएगा। युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप के आने से हो रहे परिवर्तनों का जिक्र किया। देश के आईआईटी और अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा नई नई तकनीकों के अनुसंधान और हैकाथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये युवा अपनी प्रतिभा और उत्साह के बल पर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था। मैंने इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, इसकी कमान हमारी आईआईटीज के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 आईआईटीज अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशंस, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति से अधिक विज्ञान और नवाचार की ओर उन्मुख होने का आह्वान किया। उन्होंने युवा शक्ति को केवल छात्र संघ के चुनाव और राजनीति से जोड़ने की प्रवृत्ति को गलत बताया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश के निर्माण में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें सैन्य विमान का विनिर्माण एक निजी कंपनी करेगी। ये विमान असैन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस अत्याधुनिक परिवहन विमान की क्षमता 5 से 10 टन होगी। प्रधानमंत्री की प्रमुख उद्योगपतियों से भी इस दौरान मुलाकात होगी। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात के वडोदरा में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ रूबरू होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वडोदरा में टाटा एयरबस के एक प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान निर्मित होंगे। प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन के अवसर पर यहां के लोग काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि मोदी भारत में दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी साहब ने इतना बढ़िया काम किया है। जो आदमी 18 घंटे काम करता है और जब दिन उगता है, जब दिन में, तो भी सोचता है मेरे देश का कैसे मैं भला करूं, मेरे देश कैसे आगे जाए। तो आज दुनिया में भारत देश 5वें नंबर पे आ गया है, इंग्लैंड से भी आगे आ गया है। वो मोदी की कमाल है। और अभी आप लोग सब देखते हो टीवी में, पुतिन ने उनका प्रेज किया, उनके साथ उनके लिए अच्छे शब्द बोले। आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत गौरवान्वित है, युवाओं को प्रेरणा देती है। और युवा बहुत उत्साहित है बिकॉज इसके चलते नए स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं काम मिला है, प्रेरणा मिली है। टाटा एयरबस की ओर से C-295 के 40 विमान बनाने के अलावा वडोदरा में वायुसेना की आवश्यकताओं और निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण भी किया जाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे मेक इन इंडिया को काफी बल मिलेगा। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और इनसे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें, और खास करके बड़ौदा और गुजरात में जो इफेक्ट दिख रहा है, जो रोजी रोटी लोगों को मिल रही है, वो शायद से बाकी के जो भी स्टेट्स है उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, हमने सबने सुना है कि वो जो एयरक्राफ्ट कार्गो का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ी मात्रा में 40,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उससे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और सेकेंडली, हम पहले डिफेंस सेक्टर था हमारा, वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो उससे क्या होगा,
फर्स्ट हमारा जो पॉलिटिकली स्टैंड है, डिफेंस स्टैंड है पूरे वर्ल्ड में, वो बढ़ेगा। भारत में निर्मित विमान की आपूर्ति 2026 से शुरू हो जाएगी, जबकि स्पेन से हमें पहले 16 विमान 2023 से 2025 के बीच मिलेंगे। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमान की सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगी। ये पहला मौका है जब यूरोप के बाहर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 का निर्माण बड़ोदरा में होगा और प्रधानमंत्री उस प्लांट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो भारत के लिए आने वाले समय में ये प्लांट एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, खास तौर से डिफेंस सेक्टर में। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, बड़ोदरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बधाई दी। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी नई संभावनाओं के माध्यम से लाभ उठाने की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा विकास की नई गाथा लिखेंगे। 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। अब समय पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में नाम वापस लेने के बाद अब 68 विधानसभा सीटों के लिए कुल 413 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन कल 92 उम्मीदवारों के उन्होंने नाम वापस लिए। कांग्रेस के 8 बागी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए मैदान में हैं। भाजपा आज से विजय संकल्प अभियान के माध्यम से हिमाचल में औपचारिक रूप से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी। भाजपा के 32 स्टार प्रचारक सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से जनसभाओं के साथ अपना विजय संकल्प अभियान शुरू करेंगे। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा आज काजा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को उन्होंने सुना। इसके बाद नड्डा काजा में ही विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर में भाजपा अध्यक्ष मनाली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। शाम को जेपी नड्डा कुल्लू में भी एक जनसभा करेंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 151 हो गई है। कल शाम हैलोवीन उत्सव के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। इटीवोन जिले में प्रसिद्ध नाइट लाइफ क्षेत्र में हैलोवीन उत्सव मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां जमा हो गए थे। यहां मची भगदड़ के दौरान 75 लोग घायल हो गए। सियोल के योंगसन दमकल विभाग के प्रमुख ने कहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस ने सियोल के इटीवोन को बंद कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक कर घायलों के इलाज में मदद के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल में हुई भगदड़ पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सियोल में मची भगदड़ में इतने युवाओं की मौत से बहुत दुखी हूं। अपनों को खोने वाले के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं। हम इस कठिन समय के दौरान कोरिया गणराज्य के साथ एकजुटता से खड़े हैं। ब्राजील में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे दौर का मतदान होगा। चुनाव से पहले कई जनमत सर्वे में वामपंथी प्रत्याशी पूर्व राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा मौजूदा राष्ट्रपति जोयर बोल्सोनारो को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। कई सर्वे में लूला डे सिल्वा को बोल्सोनारो पर बढ़त बनाते दिखाया गया है। मतदान से पहले दोनों ही प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खबर खेल जगत से है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबला खेलने उतरेगा। सेमीफाइनल की रेस में पहले यह मुकाबला कई मायनों में क्वार्टर फाइनल की तरह ही देखा जा रहा है।
इस मुकाबले को जो भी जीतेगा वो अंतिम 4 के लिए अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे आईसीसी टी20 विश्व कप में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की है। अपने दोनों मुकाबले जीतकर भारत ग्रुप 2 में टॉप पर काबिज है। गौरतलब है कि भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4 विकेट से और दूसरे मैच में नीदरलैंड्स को 56 रन से शिकस्त दी थी। अब टीम इंडिया अपने अगले मिशन की तैयारी में जुट गई है। भारत को अगले मैच में दक्षिण अफ्रीका से टक्कर लेनी है। दोनों के बीच यह मुकाबला रविवार को पर्थ में खेला जाएगा। पर्थ का विकेट तेज गेंदबाजों के मुफिद माना जाता है। तेज गेंदबाज यहां अतिरिक्त उछाल वाले पिच पर अपनी रफ्तार का नमूना पेश करेंगे। Playing with intent is always the goal. We're looking to score runs whenever we can, but then we need to keep in account the conditions that we are playing on, the surfaces we are playing on. I don't think these are 200 plus wickets, so we'll need to adapt, and I think we've done pretty well in that. दोनों ही टीम इस वक्त अच्छी लय में नजर आ रही है। भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव इन तीनों ने पिछले मैच में अर्धशतकीय पारियां खेली थी। वहीं तेज गेंदबाजी में भी टीम इंडिया कमाल कर रही है। उधर दक्षिण अफ्रीका का टॉप ऑर्डर भी जबरदस्त लय में है। क्विंटन डिकॉक और रिली रोसो ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे हैं। प्रोटियाज गेंदबाज भी कहर बरपा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अपने पिछले मैच में बांग्लादेश को 104 रन से शिकस्त दी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका का जिम्बाब्वे के साथ पहला मैच बारिश के साथ बेनतीजा रहा था। Attack, we definitely back ourselves against any team to go out and do what we have to do on the day to try and get over the line, and then we've got 2 gun spinners as well, so definitely back ourselves in that department. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं 9 मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा। यानी टीम इंडिया का पलड़ा यहां भारी है। टी20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले दोनों टीमों के बीच हुई तीनों मैचों की टी20 सीरीज में भी भारतीय टीम ने ही जीत दर्ज की थी। ऐसे में इन दोनों टीम के बीच होने वाला यह मुकाबला बेहद खास होने वाला है। वहीं इस मुकाबले को जो भी जीतेगा वह सेमीफाइनल की रेस में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लेगा। पाकिस्तान के खिलाफ थ्रिलर और नेदरलैंड्स के खिलाफ एक तरफा जीत के बाद टीम इंडिया की कोशिश साउथ अफ्रीका को हराकर अब जीत की हैट्रिक दर्ज करने की होगी। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, पर्थ। और बात छठ की। आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। विक्रम संवत के कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला छठ पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। 4 दिन की छठ पूजा का समापन कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न होगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा है कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन भगवान सूर्य की उपासना करते हुए प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अनुपम उदाहरण है। मैं कामना करती हूं कि छठी मैया के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी छठ की बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि छठ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य की सात्विक ऊष्मा धरती पर जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है। छठ पूजा उनके प्रति हमारी विनम्र कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। भगवान सूर्य का धवल प्रकाश हमारे जीवन को आरोग्य, संतोष और सफलता से प्रकाशित करे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा है कि सूर्य देव और प्रकृति की उपासना को समर्पित महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की आभा और छठी मैया के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सदैव आलोकित रहे, यही कामना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की जयंती पर देश को परमाणु ऊर्जा व वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में आगे ले जाने में उनके अतुलनीय योगदान को नमन कर उनका स्मरण करता हूं। उनकी असाधारण उपलब्धियों ने देश को सशक्त भी किया और गौरवान्वित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थेवर जयंती के अवसर पर महान पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवर के बहुमूल्य योगदान को याद करते हुए ट्वीट किया और कहा कि मैं महान पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवर को उनकी गुरु पूजा के अवसर पर नमन करता हूं। मैं हमारे राष्ट्र के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान को भी याद करता हूं, विशेष रूप से सामाजिक सशक्तिकरण, किसान कल्याण और गरीबी को दूर करने में उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ये बात आप सभी के जहन में डालना चाहूँगा और आप लोग इस पर विचार कीजिएगा कि सामान्यतया हम अपने जीवन में जो आगे बढ़ते हुए लोग होते हैं, जो सूर्य जिसको हम कहते हैं कि हम जो राइजिंग स्टार्स होते हैं, हम उन्हें उनकी पूजा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन देखिए बिहार में खासकर छठ पर्व में ऐसा होता है कि हम सबसे पहले जो अस्ताचलगामी सूर्य हैं उनकी पूजा करते हैं, बाद में जो उगते हुए सूरज हैं हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा क्यों है, आप इस पर ज़रूर सोचिएगा कि पहले अस्ताचलगामी को क्यों, फिर उसके बाद उगते हुए सूरज को हम क्यों करते हैं। नमस्कार।